हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं फोर्सेस के बारे में। तो मान लीजिए कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड के ऊपर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। या तो उसके ऊपर बॉडी फोर्सेस लगेगा या तो फिर उसके ऊपर सरफेस फोर्स लगेगा। ठीक है। और जो बॉडी फोर्सेस होता है, तो बॉडी का फोर्स क्या होगा, उसका सेल्फ वेट भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि वेट जो होगा फ्लूइड का वो आपका बॉडी फोर्सेस में आ जाएगा। और सरफेस फोर्स पे, तो सरफेस के ऊपर जो लगने वाला है, एक तो आपका विस्कोसिटी है, तो विस्कस फोर्स होगा। और दूसरा जो ऐड करता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर भी आप देखेंगे तो सरफेस के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये सरफेस फोर्स होगा। जब आपका फ्लूइड स्टैटिक होगा मतलब रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में होने के समय क्या होगा, जब रेस्ट में होगा बॉडी, तो उस समय उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा था, तो अब क्या होगा, बॉडी जब रेस्ट में होने की वजह से अब इसके ऊपर विस्कोसिटी वाला फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि सीयरिंग तो हो नहीं रहा। मूवमेंट होगा तब तो सीयर होगा। तो अगर सीयर नहीं हो रहा, सीयर फोर्स नहीं लग रहा, तो विस्कोसिटी भी नहीं लग रहा। विस्कोसिटी आप जानते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, कि टाउ इक्वल टू व्हाट, म्यू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है। तो ये जो है, जब सीयर फोर्स ही नहीं ऐड करेगा, ये जब जीरो है, उस केस में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होगा, उस केस में विस्कोसिटी जीरो होगी। तो विस्कोसिटी जीरो होगा तो ये टर्म नहीं होगा और सिर्फ प्रेशर फोर्स काम करेगा। और जनरली जब बॉडी रेस्ट में होता है तो सेल्फ वेट को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। एनालिसिस करते समय जब आप सरफेस फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं तो आप बॉडी फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हम सेल्फ वेट को नहीं कंसीडर करेंगे। इसलिए इस टॉपिक का जो नेम है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पड़ा। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या, हाइड्रो मतलब आपका लिक्विड, मतलब वाटर के केस में पकड़ लो वाटर होगा। स्टैटिक मतलब ये बॉडी आपका रेस्ट में है। ठीक है। और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, तो अगर मैं सरफेस फोर्सेस की बात करूं तो सिर्फ प्रेशर फोर्स ही ऐड करेगा। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर इसलिए बोला जाता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को प्रेशर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेशर फोर्स के बारे में जानते हैं आप लोग कि क्या होता है। तो आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर जानते होंगे। मान लीजिए एक फ्री सरफेस है, ऐसा मैं दिखा रहा हूं, और इसके नीचे में फ्लूइड्स है। ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये एक पॉइंट है और इसका आपको प्रेशर निकालना है। ये आपका फ्री सरफेस से h डिस्टेंस पे है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आप जानते हैं कि जो प्रेशर होगा इस पॉइंट का, मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो P1 जो होगा डेट विल बी रो ऑफ दिस फ्लूइड, रो जी इंटू एच। एच क्या है, उस पॉइंट का फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है, फ्री सरफेस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है डेट विल बी एच। तो ये आपका रो जी एच हो गया प्रेशर की वैल्यू। ये बात तो हुआ जब ये पॉइंट था तब। ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूँ कि जैसे जैसे ये एच हाइट आपका बढ़ता चला जाएगा, मान लो मैं हाइट यहाँ से यहाँ चला लेके आ गया, तो यहाँ पर आपका प्रेशर यहाँ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि डेप्थ बढ़ गया। पी जो है, ये एच बढ़ने से पी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन होगा, यहाँ पर प्रेशर जितना एच की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। ठीक है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू जब जीरो है और यहाँ पर एच की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है नीचे की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है डेप्थ के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब तो ये बात तो किसी पॉइंट का हुआ था। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट के जगह पर कोई सरफेस ले आऊं, तो उस केस में क्या होगा। तो मान लीजिए कि मैं एक इस पॉइंट के जगह पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले आ रहा हूं, ऐसा। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अब इसके ऊपर लाई कर रहा है। सपोज कीजिए कि ये भी आपका यहां से यहां तक में h हाइट पे ही है। ठीक है। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि प्रेशर तो आपका सेम रहेगा। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है अभी भी प्रेशर फोर्स का। और चूंकि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स जो होगा, वो किसी भी सरफेस के, इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे लगे, वो प्रेशर तो हमेशा h डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है। तो ये प्रेशर की वैल्यू तो हमेशा सेम होगी। तो नेट वैल्यू ऑफ प्रेशर
पूरे सरफेस पे एक होगा क्योंकि पूरा सरफेस आपका h डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पूरा सरफेस आप चाहे यहाँ उठा लो या फिर यहाँ उठा लो या कहीं भी देख लो, तो यहाँ पे h डिस्टेंस पे ही है। तो पूरा प्रेशर कहीं भी, यहाँ भी प्रेशर जो लग रहा होगा या यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, तो दोनों प्रेशर आपका सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से, फ्री सरफेस से सेम डिस्टेंस होने की वजह से आपका प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, जहां पर कि प्रेशर ऐड कर रहा है एक्चुअली, तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट ये h हाइट पे मिलेगा फ्री सरफेस से। बताइए, तो इस केस में फ्री सरफेस पे सेंटर ऑफ प्रेशर भी आपका यही हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा। इसको मैं सीपी से नोटेशन दे रहा हूं। ठीक है, बताइए यहां तक समझ आई? तो ये आपका प्रेशर हो गया। तो मुझे अगर फोर्स के फॉर्म में चाहिए तो फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रेशर फोर्स को, कि प्रेशर इनटू एरिया बोल सकता हूं। तो प्रेशर आपका आ गया रो जी एच, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो यही आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये बातें हो रही हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के केस में तो बहुत आसान था निकालना। ठीक है, बट वर्टिकल जब होगा तब उस केस में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और ये वर्टिकली में ऐसा होता, ये आपका ऐसा वर्टिकली में होता, उस केस में हम फ्री सरफेस से कैसे देखते हैं? ये आपका फ्री सरफेस है, ये जो पूरा शेप दिख रहा है ये आपका वर्टिकल शेप है। ठीक है, तो ये अगर मैं इस शेप में छोटा सा एलिमेंट लेता हूं एनालिसिस के लिए और इसको बोलता हूं कि ये फ्री सरफेस से ये h हाइट पे है। ठीक है, और यहां पर मैं निकालता हूं, क्या करूंगा कि यहां पर मैं फोर्सेस निकाल लूंगा कि इस छोटे से एलिमेंट है तो छोटा सा एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स लगेगा। तो छोटा सा फोर्स मैं डीएफ नोटेशन दे रहा हूं कि छोटा सा फोर्स डीएफ होगा। तो ये डीएफ क्या होगा? ये प्रेशर को, और ये जो छोटा सा एरिया है इसको मैं डीए बोल रहा हूं, एरिया को। तो ये प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया मैं बोल सकता हूं कि ये होगा। ठीक है, और प्रेशर क्या ऐड करेगा? आप प्रेशर के बारे में जानते हो, प्रेशर क्या होगा? इस पॉइंट पे अगर प्रेशर निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? अगर इस छोटे से एलिमेंट का h हाइट पे है तो ये होगा रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं, रो जी एच इंटू डी ए। ठीक है, ये बातें तो छोटे से एलिमेंट के लिए हुई, लेकिन ये तो पूरा एरिया कवर करेगा ना, ये पूरे सरफेस का मुझे कंसीडर करना है। तो छोटा छोटा एलिमेंट तो हर जगह है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा एलिमेंट को मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा कि यहां से हमें सरफेस से लेकर के यहां तक का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये सारा इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? समेशन। तो समेशन ले लेंगे सारे का, तो सारा कंसीडर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा इसी को। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जब मैं दोनों तरफ ले रहा हूं तो मतलब ये पूरे फुल बॉडी का मैंने ले लिया है। और जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सारा का सारा कहां से हो रहा है? ये फ्री सरफेस से हो रहा है। तो जो वैल्यूज मिलेगा वो मुझे फ्री सरफेस से मिलेगा। अब जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास एफ आ गया टोटल। तो ये आ गया रो जी जो है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि रो आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है जो जनरली कांस्टेंट होगा। तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी बाहर ले सकता हूं। तो बचा क्या? एच डी ए। ठीक है, तो एच डी ए क्या है? तो एच डी ए को ध्यान से देखो, ये डी ए है और ये एच हाइट है। तो मतलब क्या कि ये फ्री सरफेस वाले सरफेस से मैं यहाँ का इस पॉइंट का मोमेंट ले रहा हूं, डीए का मोमेंट अबाउट फ्री सरफेस। तो इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा, क्योंकि एक बार मोमेंट लिया है मैंने। तो इसको हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि डीए का पहला बार हमने मोमेंट लिया है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, जहां कोई फ्री सरफेस है। ठीक है, तो मैं ये जो इंटीग्रेशन है अगर आप पूरा करेंगे तो ये पूरे सरफेस का होगा, और पूरे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होगा। जो डीए होगा वो डीए आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये आपका एरिया मान लीजिए ए है, तो पूरा डीए आपका ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और एच जो है, जो आप ले रहे थे एच रेंडमली कहीं पे, वो आपका सेंट्रॉइड पे आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जब एरिया जब कंसीडर करोगे तो इसका जब मोमेंट लोगे तो ये सेंट्रॉइड के अबाउट होगा। तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कि एफ इक्वल टू रो जी ए ऑफ होल एरिया, और यहां पर h का क्या हो जाएगा? x बार बोल रहा हूं। x बार क्या है? इस g पॉइंट का फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है इसको मैं x बार दे रहा हूं। मतलब ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये आपका आ गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूं तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे आएगा? यहां पे देखो, यहां पे जो बॉडी था ये यहां से यहां तक
बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो H1 हाइट पे है, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा है H2 बढ़ गया, फिर और हाइट बढ़ा दिया तो H3 हो गया। तो ये हाइट बढ़ता जा रहा है, तो डेप्थ बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर H की वैल्यू बढ़ रही है तो P की वैल्यू बढ़ेगी, तो डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वर्टिकल शेप होने की वजह से पूरा एरिया कवर कैसे करेंगे, एक सिंगल प्रेशर की हेल्प से। पूरे सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ ज्यादा होगा, इससे कम होगा, ये फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, फिर ये इससे कम, बिल्कुल कम, और ये आपका कुछ इस तरह का कर्व दिखेगा। मतलब प्रेशर आपका यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे बॉडी में आप नीचे बढ़ते जाओगे आपका प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू घटेगी, ये कमेगी, ये कमेगी, ये कमेगी। तो इस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर नीचे में वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा और ऊपर में सबसे कम होगा। तो आपको क्या कहिए, सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, तो वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर हम एज्यूम करें कि ये जो प्रेशर फोर्स है वो एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि प्रेशर सबसे नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये सबसे कम सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये हाफ डिस्टेंस है, ये जहां पर सेंट्रॉइड इसका लाई कर रहा है उसके नीचे में ज्यादा एरिया है और इसके ऊपर में कम एरिया है प्रेशर का। तो ये पोर्शन ज्यादा कवर कर रहा है प्रेशर का, तो प्रेशर ज्यादातर तो यही लाई करेगा। तो यहां पे चूंकि लाई करेगा तो सेंट्रॉइड के नीचे ही लाई करेगा हमेशा। तो सेंट्रॉइड से नीचे लाई करेगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे लाई करेगा सीजी से। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी आपका सीजी होगा उसके नीचे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मान लो कि ये सेंटर ऑफ जो प्रेशर है वो पी पॉइंट है और ये सीपी हाइट है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हुआ कि वो पॉइंट जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एज्यूम किया जाता है कि एक्ट कर रहा होगा पूरी बॉडी पे। ठीक है, तो वो पॉइंट हमेशा सीजी से नीचे होगा। तो वो पॉइंट कैसे आएगा सीजी निकालने वाला पॉइंट, तो सीजी निकालने के लिए हमारे पास एक है वेरिग्नॉन थ्योरम। तो वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कि बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो सारे फोर्सेस का आप मोमेंट ले लीजिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और उसका समेशन ले लीजिए और वो बराबर होगा रिजल्टेंट फोर्स का उसी पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लेंगे उसके। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूं कि मान लीजिए ये फ्री सरफेस था और ये आपका ऑब्जेक्ट था, वर्टिकल ऑब्जेक्ट, तो ये सरफेस है आपका। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए कि ये यहां पर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर का, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मैं एफ नाम दे रहा हूँ कि एफ फोर्स रिजल्टेंट जो है वो एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। और मान लीजिए कि छोटा सा एलिमेंट का फोर्स मैं लगा रहा हूँ कि वो डी एफ फोर्स होगा जो कि एक्ट कर रहा है एट हाइट एच फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये जो लाइन है फ्री सरफेस वाला, तो ये तो कॉमन है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा, F इंटू ये CP डिस्टेंस, तो ये आपका मोमेंट हो गया इसके लिए। और अगर मैं इधर फोर्सेस की बात करूं तो ये DF फोर्स H हाइट पे है, तो ये यहाँ के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट क्या होगा फोर्स का, DF इंटू H। ठीक है, तो ये छोटे से एलिमेंट पे लग रहा है बट ये पूरी बॉडी पे लगाना है, तो मल्टीपल फोर्सेस के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर आपके टोटल फोर्सेस जो भी होंगे वो इंटीग्रेशन से आ जाएगा। तो हम इसी का वेरिग्नॉन थ्योरम का हेल्प लेंगे। और वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मोमेंट अबाउट एक फिक्स्ड पॉइंट, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हमने फ्री सरफेस का ले लिया कि फ्री सरफेस से हम देख रहे हैं, और ये बराबर होगा किसके, इंडिविजुअल फोर्सेस के। इंडिविजुअल फोर्सेस का मोमेंट जब ले रहे हो तो डीएफ का मोमेंट फ्री सरफेस के अबाउट क्या होगा, एच हाइट पे आएगा। ठीक है, और ये पूरा फोर्सेस लेना है तो सारे फोर्सेस को लेने कंसीडर करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से जो डीएफ है, डीएफ क्या आया था, डीएफ की वैल्यू क्या थी, याद कीजिए डीएफ की वैल्यू, डीएफ की वैल्यूज क्या आई थी, ये वैल्यूज आई थी, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, रो जी एच इंटू डी ए इंटू एच, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये एफ सी पी हो गया। तो एफ सी पी बिल भी रो जी मैं बाहर ले सकता हूं और एच स्क्वायर हो जाएगा और डी ए हो जाएगा। तो इस बार देखिए ये हमने जो किया है ये एरिया का 2 बार मोमेंट लिया है, पहले एच के अबाउट लिया है, फिर से वापस से एच के अबाउट लिया है, तो 2 बार मिला है।
तो 2 बार एरिया मोमेंट जब आप लेते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इसी पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट लिया है। एच हाइट आपका क्या है, एच हाइट फ्री सरफेस से है, तो फ्री सरफेस को मान लो एक्सेस बोला, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सेस क्या है, फ्री सरफेस। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एफ सी पी बराबर रो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आई, और कहाँ किस पॉइंट के अबाउट, एक्स एक्स, एक्सेस क्या है, फ्री सरफेस के अबाउट, क्योंकि एच हाइट आपका यहीं से कंसीडर किया गया है। तो यहां से सीपी की वैल्यू आ गई रो जी आई एक्स एक्स अपॉन एफ। एफ क्या था, एफ क्या था, जो अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो ये क्या है, रो जी एच इंटू एरिया। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं कि अपॉन एरिया क्या है, रो जी ए इंटू एक्स बार। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया आई एक्स एक्स ए एक्स बार। ठीक है, ये सीपी की वैल्यू हो गई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बता सकते हैं, बशर्ते कि मुझे सीजी के अबाउट पता हो कि सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और जिस पॉइंट पे निकालना है उसका सीजी से डिस्टेंस कितना है। तो सीजी का फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितना होता था, एक्स बार। सेंट्रोइडल एक्सिस का सीजी से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स बार होता था। ठीक है, आई एक्स एक्स, आई एक्सेस क्या है, फ्री सरफेस वाला एक्सिस। ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, आई सी जी निकालना होगा और प्लस ऐड करना होगा एरिया को। एरिया अगर मैं इसका ए बोलूं, एरिया इंटू डिस्टेंस जो है दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स बार है तो उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया आई एक्सेस की वैल्यू। और यहाँ पर आप आई एक्सेस की वैल्यू को पुट कर दो तो आपकी सीपी की वैल्यू निकल आएगी। तो जब मैं पहले से पुट कर रहा हूँ तो सीपी की वैल्यू क्या आ रही है, आई सी जी प्लस ए एक्स बार का स्क्वायर अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ गया, यहाँ से एक्स बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एक्स बार। तो ये आपकी सीपी की वैल्यू आ गई। आप किसी भी वर्टिकल बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट सरफेस हो सकता है जिसका ज्योमेट्री अलग अलग होगा। तो अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका एच हाइट है इधर और बी विड्थ है इधर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जो कटा कटा क्या, जो आपका एच हाइट था, तो एच हाइट जो कट गया तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो जिसका कटा उसका क्यूब लेते हैं, और जो बच गया बी बचा तो उसका जो कहते हैं लिखा अपॉन 12। देखो बी क्यूब 12, ये सेम रिलेशन है। ठीक है, तो आप ये ऐसा याद रखना कि जो कटा उसका क्यूब, जो बच गया उसका जो कहते हो अपॉन 12। तो ये आपका रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। उसी तरीके से ट्रायंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल का अगर आप सीजी निकालोगे तो ये जो कटा उसका क्यूब, बाकी रेस्ट ज्यों कहते हो अपॉन 36, जहाँ पर 12 होता था वहाँ पर 36 हो गया है। अगर सर्कुलर की बात करोगे तो जो डायमीटर है, डायमीटर जो होगा सर्कल का उसका पावर 4 और पाई और बाई 64 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है आपका यहाँ पर। ठीक है, 2 मीटर वाइड है, इज सबमर्ज्ड इन द वाटर वर्टिकली मेंशन कर रखा है, इन सच दैट इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेस आर 2 मीटर एंड 5 मीटर। ये टॉप सरफेस जो है 2 मीटर डिस्टेंस पे है और बॉटम सरफेस इसका 5 मीटर पे डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस, सारा कैलकुलेशन फ्री सरफेस से हो रहा है, तो ये आपका फ्री सरफेस है। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है क्या, टोटल प्रेशर फोर्स, और साथ में फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सीजी के नीचे ही होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो पहले हम प्रेशर फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, रो जी एरिया इंटू एक्स बार। तो एक्स बार क्या होगा, सीजी पॉइंट। तो रो की वैल्यू 1000, क्योंकि वाटर है, वाटर अगर लिया है तो 1000 होगा। 9.81 आपका जी की वैल्यू। एरिया क्या होगा, एरिया देखो यहाँ पर 2 मीटर का है इधर, और इधर साइड में क्या होगा, इधर में अगर देखोगे तो ये पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ से 3।
ये आपका 3 है, और इंटू एक्स बार क्या होगा, ये इसका सी जी का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो ये आपका एक्स बार है। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो इसका हाफ लेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा 1.5, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, तो 2 प्लस 1.5 यानी 3.5, तो 3.5 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आपका न्यूटन में। ये फोर्स जो एफ है वो लगेगा कहाँ, वो आपका लगेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर पे कैसे निकालेंगे, तो सीपी की वैल्यू कैसे आएगी, इसके पास आपके पास फॉर्मूला है कि ये क्या होगा, एक्स बार प्लस, एक्स बार से नीचे मतलब सी जी से तो नीचे होगा, ठीक है, तो एक्स बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन है, आपका एक्स बार पता है, एक्स बार क्या होगा 3.5, और आई एक्सेस क्या होगा, तो जो कटा उसका क्यूब, और बाकी रेस्ट जो है उसका ज्यों के त्यों अपॉन 12। तो आप जो कटा कौन सा कटा, ये 3 वाला कटा, तो 3 वाला कटा तो 3 का क्यूब, और जो रेस्ट बच गया है वो डायमेंशन अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो गया आई की वैल्यू। अब साथ में मुझे एरिया मल्टीप्लाई करना है, एरिया कितना है 3 इंटू 2, और एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 3.5। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगी मीटर में वो वैल्यू आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का होगा फ्री सरफेस से। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, जो आपका वर्टिकल था इस बार इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड सरफेस के केस में अब कैसे निकालेंगे, इंक्लाइंड सरफेस के केस में भी जो आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं जो आप वर्टिकल केसेस में निकाले थे वैसा ही सेम फॉर्मूला आएगा, रो जी एक्स बार इंटू एरिया। तो एक्स बार यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या कि जो आपका सी जी है, सी जी जो जहाँ पे लाई करेगा उसका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो आपका एक्स बार होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और साथ में जो आप सीपी की वैल्यू निकालोगे, तो सीपी की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, एक्स बार प्लस आप आई सी जी अपॉन ए एक्स बार ऐसे निकालते थे। तो इसके साथ बस एक टर्म है जो मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बस यही टर्म है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पर कि थीटा क्या है, वो जो आपका इंक्लाइंड सरफेस है उसका फ्री सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल का आप स्क्वायर ले लोगे। मान लो इस केस में अगर आपका वर्टिकल होता, यही सरफेस जो यहाँ बनाया था वो आपका मान लो वर्टिकल होता, तो पहले जो इंक्लाइनेशन ऐसे था वो ऐसे ना होकर के अब ऐसे हो गया, तो ये जो एंगल है थीटा अब वो जो हो गया वो 90 हो गया, थीटा डिग्री। तो जब आपका वर्टिकल सरफेस होता है तो वर्टिकल सरफेस के केस में थीटा आपकी कितनी हो जाती है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाता है तो साइन 90 आपका 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाती है। तो इसलिए आपका रिलेशन जो है ये सेम एज इट इज़ हो जाता है जैसा कि आप वर्टिकल केस में निकालते हो, लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो साथ में आपका साइन स्क्वायर थीटा का टर्म ऐड हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला जो है ये आप याद रखोगे इंक्लाइंड सरफेस के लिए। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके बारे में बता रखा है कि ये आपका 1.5 मीटर वाइड है और 2 मीटर डिप है, तो 1.5 मीटर आपका वाइड है और 2 मीटर आपका डिप है, ठीक है। और वाटर में इस तरह से है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है कहाँ से, फ्री सरफेस से, तो फ्री सरफेस आपका ये हो गया, ठीक है। तो डिटरमाइन करना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा व्हेन द अपर एज ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो ये जो अपर एज है, ये जो पोर्शन है ये आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्री सरफेस से। तो एक चीज़ तो पक्का है कि हमको सी जी तो ऐसे ही पता चल गया कि सी जी क्या होगा, सी जी इसका इस डायमेंशन का सीधे हाफ होगा, तो हाफ आपका ये 2 मीटर का है, तो ये सी जी कहीं पे लाई करेगा, तो ये हाफ पे लाई करेगा, तो 2 मीटर का हाफ कितना होगा 1 मीटर, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो सी जी का तो ये पता चल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस सी जी का, ये जो सी जी है, ये जी पॉइंट है, वो उसका इस वर्टिकली डिस्टेंस कितना होगा फ्री सरफेस से, तो ये आपका एक्स बार है, तो हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये कितना होगा।
का सिंपल मैथमेटिक्स होगा, यहाँ पे लगेगा। देखिए आपको एक्स बार चाहिए, ये डिस्टेंस पता है आपको कि ये 1 मीटर पे है, तो ये डिस्टेंस ही से फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये आपका 1 मीटर तो पता है, 1 मीटर पे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटा सा ट्रायंगल देखेंगे, इस छोटे से ट्रायंगल में ये एंगल आपका 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, तो ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन सेम होगा, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो ये आपको पता है कि ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर है, ये एंगल 30 है, तो ये आपको वर्टिकल डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। देखिए आप, तो मैं ये जो छोटा सा है फिगर, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो देखिए ये डिस्टेंस जो है, ये जो है वो आपका 1 मीटर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अगर मुझे ये मिल जाए कि ये y कितना है, तो मैं इधर का तो पता है मुझे कि ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर है, तो इधर का y मिल जाएगा, तो ऐड कर दूंगा तो ये x बार आ जाएगा, क्योंकि x बार जो है वो बराबर होगा 1 प्लस y के। तो हम यहाँ पर लिखें कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेनियस, तो y अपॉन 1, तो यहाँ से y आ गई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 0.5 आ गया, तो यहाँ से x बार की वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, तो x बार आ गया, तो बस आपके पास फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रो जी एक्स बार इंटू ए। एक्स बार रो की वैल्यू 1000 है, 10⁻3, जी की वैल्यू 9.81, एक्स बार की वैल्यू, अभी हमने निकाला 1.5। एरिया क्या है, एरिया यहाँ पर 2 है और 1.5 है, तो यहाँ से आप ये न्यूटन में निकाल लो वैल्यू कितनी आएगी। उसी तरीके से सीपी निकालना है। सीपी क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पर कि ये प्रेशर फोर्स ऐड कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स बार प्लस सी जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स बार की वैल्यू 1.5 है। आई की वैल्यू किससे आएगी, ये देखो डायमेंशन, तो ये डायमेंशन में सी जी यहाँ पे लाई कर रहा है। जो कटा है, कौन सा कटा है, 2 वाला कटा है, तो 2 का क्यूब, और ये जो बच गया बाकी 1.5 अपॉन 12। 12 क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये आपकी आई की वैल्यू हो गई। तो आपकी वैल्यू आई 2 का क्यूब इंटू 1.5 अपॉन 12, ये आई की वैल्यू हुई। और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन हाफ का स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया कितना है 2 इंटू 1.5, और एक्स बार कितना निकाला था 1.5, यहाँ आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, तो 1 मीटर है डायमीटर 1 मीटर, मतलब ये देखो डायमीटर हुआ, तो ये आपका लेंथ आपका दे रखा है कि ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, इमर्ज्ड इन वाटर सच ए वे दैट एंगल मेक्स 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फ्री सरफेस के साथ, फ्री सरफेस आपका ये हो गया। द सेंटर ऑफ प्लेट इज 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, इसका जो सेंटर है, यहाँ पे सेंटर कहीं होगा, वो फ्री सरफेस से वर्टिकली 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डिटरमाइन द टोटल प्रेशर फोर्स एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, आसान है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इस तरह का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जब भी निकालना हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक्स बार की वैल्यू क्या होगी। आपको देखो ये एक्स बार क्या आता है, जब जहाँ पर सी जी होता है, ये जी पॉइंट है, तो ये आपका सी जी हो गया। तो सी जी का वर्टिकल के साथ जो फ्री सरफेस है उसके साथ जो डिस्टेंस होता है, वही आपका एक्स बार होता है, मतलब एक्स बार आपका गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो सिंपल है, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रो जी एक्स बार इंटू ए। ठीक है, तो रो कितनी 1000, 9.81, एक्स बार कितना 2, और एरिया क्या होता है π/4 डी स्क्वायर, डी पता है आपको 1 मीटर, π/4 डी स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया फोर्स आपका न्यूटन में।
फिर मैं सीपी की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार प्लस आई सी जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया इंटू एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू पता है, ये आपका एक्स बार की वैल्यू 2 मीटर है, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया था π/64 इंटू डी रेस्ट पावर 4। तो डी रेस्ट पावर 4 मतलब डायमीटर आपका दे रखा है 1, तो डायमीटर पावर 4, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू 30 दे रखी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया कितना है π/4 डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर एरिया आ गया। फिर यहाँ से आपके पास एक्स बार की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 2, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, जो आएगी आपकी मीटर में वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको इस तरह से समझ किया गया है कि लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द प्लेट फ्रॉम द फ्री सरफेस आर 2.5 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि आपका ये जो डिस्टेंस है, लिस्ट डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट का लिस्ट डिस्टेंस है यहाँ से फ्री सरफेस से, यहाँ जो आपका ग्रेटेस्ट डेप्थ कहाँ है, यहाँ पे है, ग्रेटेस्ट डेप्थ का डिस्टेंस कितना है फ्री सरफेस से, इतना है, तो ये दे रखा है 4 मीटर और 2.5 मीटर, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालना है और प्रेशर फोर्स भी निकालना है, ठीक है। निकल जाएगा ना, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार कैसे आएगा, सी जी देखो कहाँ है, सी जी आपका ये है, सी जी लाई करेगा सेंटर पे, सेंटर यहाँ पर सी जी हो गया, ये जी पॉइंट, इसका देखना है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, ये आपका एक्स बार होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कि ये आपका 2.5 है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया है, ये डिस्टेंस, तो इसको मैं y बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है यहाँ पर, कि थीटा आपका वही होगा जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये थीटा है। हाँ जी बताइए कि ये डिस्टेंस आपका 3.5 है, क्यों, क्योंकि 3.5 मीटर डायमीटर दे रखा है आपका, तो ये आपका उसका हाफ होगा, 3.5/2 होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मिल गया ना, ये डिस्टेंस मिल गया, आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बताओ कि मुझे ये एंगल कैसे निकालूं मैं, ये एंगल जो है वो कैसे आएगा। देखो यहाँ पर ये आपका 2.5 है और ये आपका 4 मीटर है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5, तो ये आपका डिस्टेंस होगा 1.5, 4 माइनस 2.5, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3.5 मीटर है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस पता है आपको, ये डिस्टेंस पता है आपको, तो हम बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 3.5 है, तो ये थीटा एंगल होगा। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 4 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है, 0.4 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जब आ गई, तो यहाँ देखो छोटा सा जो ट्रायंगल है, यहाँ पे हमको y चाहिए था, ये डिस्टेंस y चाहिए था, तो ये पता करना है और ये पता है, ये कितना है, ये 3.5 का हाफ है, 3.5 का हाफ है। तो यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, देखो यहाँ पर ट्रायंगल पे कि ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल बना रहा है और ये आपके पास y है और ये आपके पास एंगल 3.5/2 है। तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर y परपेंडिकुलर अपॉन 3.5/2, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5/2 इंटू 0.4, तो यहाँ से आ गया 0.7। तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आई, तो y की हमें चाहिए क्या, x बार, तो y की वैल्यू जैसे ही मिल गई,
तो y की वैल्यू में हम ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, x बार बराबर 2.5 प्लस जो इधर y की वैल्यू आई है 0.7, तो वो वैल्यूज आप ऐड कर दो 0.7। ठीक है, तो ये आपकी 3.2 आएगी अप्रॉक्सीमेट। ठीक, क्योंकि मैंने साइन थीटा की वैल्यू 0.4 अप्रॉक्सीमेट मानी थी। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास x बार आ गया, फोर्स निकाल लीजिए, बहुत आसान है। रो जी x बार इंटू एरिया। रो आपकी वैल्यू आ गई 1000, जी 9.81, और ये x बार अभी आपने निकाला 3.2, और एरिया क्योंकि सर्कल है, सर्कल का π/4 d⁻² 2। ठीक है, 3.5 दे रखा है। यहाँ से फोर्स आ गया न्यूटन में। इसी तरह से सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकाल सकते हैं आप। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे आएगा, x बार प्लस आई सी जी अपॉन ए इंटू एक्स बार, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि इंक्लाइनेशन दे रखा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x बार की वैल्यू आपके पास कितनी है 3.2, आई की वैल्यू कितनी आएगी π/64 इंटू डायमीटर कितना था 3.5 के पावर 4, एरिया कितना है π/4 3.5 का पावर स्क्वायर। यहाँ पर x बार की वैल्यू आई थी आपकी 3.2, और साथ में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 0.4, तो 0.4 का पावर 2, और यहाँ से सी पर जो भी आएगा वो मीटर में निकाल लो। यहाँ से सेंटर ऑफ प्रेशर आ गया। होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।